सावन का महीना चल रहा था। सुबह से ही हल्की हल्की बारिश सूरजपुर गांव को भिगो रही थी। बाजार में इधर उधर बस कुछ ही लोग नजर आ रहे थे। बाजार के एक कोने में गर्मा गर्म पाव भाजी की एक छोटी सी रेली लगी थी। तवे पर मक्खन पिघल रहा था, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं था। हे भगवान, कल भी बस 3 प्लेट बिकी थी। अगर आज भी ऐसा ही रहा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? बस एक बार बारिश रुक जाए, फिर शायद लोग बाजार आना शुरू कर दें। तभी दूर से एक काली एसयूवी बाजार में आकर रुकी। गाड़ी से सूरजपुर का सबसे अमीर आदमी जगत सेठ उतरा। उसके पीछे उसका आदमी भीमा चल रहा था। जगत सेठ सीधा रेहड़ी के पास आया। अरे वीर, सुना है आजकल तेरी पाव भाजी कोई खरीद ही नहीं रहा। मौसम ही ऐसा है सेठ जी, बारिश में हर दुकानदार का काम धीमा पड़ जाता है। चल अच्छा हुआ, अभी मेरे गोदाम में सब्जियों के क्रेट पड़े हैं, मजदूर कम पड़ रहे हैं, चल मेरे साथ। माफ कीजिए सेठ जी, मैं रेहड़ी छोड़कर नहीं जा सकता। एक कस्टमर भी नहीं है, फिर किस बात की दुकानदारी कर रहा है? सेठ जी, दुकान कस्टमर से नहीं, उम्मीद से चलती है। मैं तुझे दिन भर के 500 रुपए दूंगा। पैसे जरूरी हैं, लेकिन मेरी रेहड़ी उससे भी ज्यादा जरूरी है। लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। औकात नहीं भूला सेठ जी, बस अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ। जगत सेठ ने गुस्से में रेहड़ी की तरफ देखा। ठीक है, बहुत जल्दी तेरा ये भरोसा टूट जाएगा। वो गाड़ी में बैठकर चले गए। वीर गहरी सांस लेते हुए, भगवान, किसी का बुरा मत करना, बस मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। लगभग 20 मिनट बाद एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलकर रेहड़ी के पास आए। ये थे हरिराम बाबा। बेटा, पहले एक प्लेट गरम पाव भाजी खिला। वीर ने तवे पर मक्खन डाला, टमाटर, शिमला मिर्च और मसाले मिलाकर गर्मा गर्म भाजी तैयार की। पाव को सेककर प्लेट बाबा के सामने रख दी। हरिराम बाबा ने एक निवाला खाया। बाबा, सब ठीक है ना? स्वाद बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर एक चीज बदल देना तो ये पाव भाजी पूरे इलाके में मशहूर हो जाएगी। कौन सी चीज? मेरे पास एक पुराना खानदानी मसाला है। हाँ, और उसके साथ असली गांव का सफेद मक्खन। खुशबू इतनी दूर तक जाएगी कि लोग खुद चलकर तेरे पास आएंगे। बाबा, अगर ऐसा हो गया ना तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। आज शाम मेरे घर आ जाना। मैं जरूर आऊंगा। बाबा मुस्कुराकर चले गए। वीर फिर से ग्राहक का इंतजार करने लगा। तभी एक सफेद कार उसकी रेहड़ी के सामने आकर रुकी। एक शहरी पति पत्नी गाड़ी से उतरे। दोनों बारिश से बचने के लिए रेहड़ी के नीचे आ खड़े हुए। आप रोज यहीं दुकान लगाते हो? जी दीदी, मैं रोज यहीं पे ठेला लगाता हूँ। इतनी बारिश में भी? बारिश को देखकर पेट की भूख थोड़ी रुकती है साहब। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक प्लेट पाव भाजी मिलेगी? एक नहीं दीदी, 2 बना कर देता हूँ। कुछ ही देर में वीर ने दोनों को गर्मा गर्म पाव भाजी दे दी। सिया ने पहला निवाला खाया। उसकी आंखें चमक उठी। आरव, ये स्वाद तो कमाल का है। आरव ने भी खाया। सच कहूं, शहर के बड़े रेस्टोरेंट्स में भी इतनी फ्रेश पाव भाजी नहीं खाई। वीर शर्माते हुए मुस्कुरा दिया। आपको पसंद आई? बस मेरे लिए वही बहुत है। आरव ने वीर को 500 रुपए निकालकर दे दिए। वीर तुरंत पीछे हट गया। नहीं साहब, इतने पैसे नहीं। ये पाव भाजी के नहीं है। हमें पता चला तुम्हारी बेटी बीमार है, उसकी दवा के लिए रख लो। वीर की आंखें भर आईं। आज लग रहा है भगवान इंसान के रूप में मिलने आए हैं। बस एक बात याद रखना, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, अपनी मेहनत कभी मत छोड़ना। कार धीरे धीरे बाजार से निकल गई। वीर उन्हें दूर तक देखते हुए बस एक ही बात सोच रहा था, शायद आज से मेरी किस्मत बदलने वाली है। शाम होते ही वीर ने अपनी रेहड़ी समेटी और सीधे हरिराम बाबा के घर पहुंच गया।
बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उनके सामने एक छोटी सी डिब्बी और ताजा सफेद मक्खन रखा था। बाबा, मैं आ गया। आज पूरे रास्ते मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर आपके उस मसाले में ऐसा क्या है जो मेरी पाव भाजी का स्वाद बदल देगा। बेटा, हर चीज का राज जानना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को बस सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी होता है। लेकिन बाबा, अगर मैं इसे अपनी पाव भाजी में डालूंगा तो क्या सच में ग्राहक बढ़ेंगे? ग्राहक सिर्फ मसाले से नहीं बढ़ते। स्वाद, साफ सफाई और इंसान का व्यवहार मिलकर दुकान को पहचान देते हैं। तो मुझे क्या करना होगा? कल सुबह अपनी रेहड़ी पर जल्दी पहुंचना। सबसे पहले तवा साफ करना, फिर मक्खन डालना। उसके बाद सब्जियां अच्छी तरह भूनना। जब सब्जियां नरम हो जाएं, तब इस मसाले की सिर्फ एक छोटी चुटकी डालना। सिर्फ एक चुटकी? हाँ, ज्यादा डाल दिया तो पूरा स्वाद बिगड़ जाएगा। और ये मक्खन? इसे आखिर में डालना। मक्खन सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाएगा, खुशबू भी देगा। बाबा, अगर कल मेरी पाव भाजी सच में चल गई तो मैं सबसे पहले आपकी सेवा करूंगा। मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं, बस अपनी मेहनत को कभी बेईमानी से मत मिलाना। वीर ने बाबा के पैर छुए और मसाले की डिब्बी संभालकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी नंदिनी दरवाजे पर खड़ी मिल गई। इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आज बाबा के पास गया था। उन्होंने मेरी पाव भाजी के लिए एक खास मसाला दिया है। मसाला? क्या उससे हमारा घर चलने लगेगा? अगर बाबा की बात सच हुई तो शायद कल से हमारी हालत बदलने लगे। मुझे उम्मीद तो है, लेकिन तुम खुद को बहुत ज्यादा थका मत देना। थकान की चिंता बाद में करूंगा। पहले मीति की दवाई का इंतजाम करना है। आज जो पैसे मिले थे उनमें से कुछ बचाकर रखे हैं। सुबह दवाई ले आना। और बाकी पैसों से कल ज्यादा सब्जियां खरीदूंगा। मैं चाहता हूं कि कल कोई भी ग्राहक मेरी रेहड़ी से खाली हाथ वापस न जाए। भगवान करे ऐसा ही हो। अगली सुबह वीर अपनी रेहड़ी लेकर बाजार पहुंच गया। उसने रेहड़ी सजाई और हरिराम बाबा का दिया हुआ मसाला सामने रख दिया। वीर के चेहरे पर उम्मीद थी। आज पता चलेगा बाबा का भरोसा कितना बड़ा है। भगवान करे मेरी मेहनत रंग लाए। वीर लोगों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद 2 बच्चे वहां से गुजरते हुए रुक गए। भैया, आपकी पाव भाजी की खुशबू तो दूर तक आ रही है। भैया, हमें भी पाव भाजी खानी है। जरूर बेटा, आओ। लेकिन तुम दोनों के पास पैसे हैं? नहीं भैया, हमारे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं। भूखे पेट किसी को वापस नहीं जाना चाहिए। तुम दोनों बैठो। दोनों बच्चों ने पाव भाजी खाई और बहुत खुश हुए। भैया, आपकी पाव भाजी बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसी पाव भाजी पहले कभी नहीं खाई। बच्चों की बात सुनकर पास से गुजरते कुछ लोग भी वीर की रेहड़ी के पास आ गए। भाई, एक प्लेट पाव भाजी देना। मेरे लिए भी एक प्लेट बना देना। भाई, मेरे लिए 2 प्लेट रखना। जरूर, आप सबको मिलेगी। धीरे धीरे वीर की रेहड़ी के सामने लोगों की भीड़ लग गई। सभी उसकी पाव भाजी की तारीफ करने लगे। वीर, तुम्हारी पाव भाजी का स्वाद बिल्कुल अलग है। इसमें ऐसा क्या है? बस ताजी सब्जियां, अच्छा मसाला और ईमानदारी से की गई मेहनत। वीर के चेहरे पर खुशी आ गई। लेकिन बाजार के दूसरे कोने से जगत सेठ ये सब देख रहा था। सेठ जी, वीर की दुकान तो बहुत चल पड़ी। हाँ, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे? पहले उसकी पाव भाजी का राज पता करो। और अगर राज पता चल गया? फिर वीर की ये कामयाबी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। जगत सेठ गुस्से में वीर की रेहड़ी को देखता रहा। वीर को बिल्कुल पता नहीं था कि उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह जगत सेठ ने
भीमा को अपने पास बुलाया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। भीमा, कल तुमने वीर की रेहड़ी पर नजर रखी थी, कुछ पता चला? सेठ जी, मैंने बहुत ध्यान से देखा। उसकी पाव भाजी में कुछ अलग ज़रूर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि क्या है। तुमसे इतना भी पता नहीं चला? सेठ जी, आज मैं फिर कोशिश करूँगा। इस बार उसका पूरा राज पता करके ही लौटूंगा। ध्यान रखना, वीर को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई रास्ता ज़रूर निकालूंगा। भीमा वहां से निकलकर वीर की रेहड़ी की तरफ चल पड़ा। उस समय वीर कुछ ग्राहकों से बात कर रहा था। वीर भाई, कल की पाव भाजी का स्वाद अभी तक याद है। आपको पसंद आई? यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। आज भी 2 प्लेट तैयार रखना। जरूर भाई, आप चिंता मत करो। भीमा चुपचाप दूर खड़ा होकर सब कुछ देखने लगा। तभी वीर की नजर उस पर पड़ी। अरे भाई, आप यहाँ नए लग रहे हो। पाव भाजी खाओगे? हाँ, क्यों नहीं, 1 प्लेट दे दो। जरूर, बैठो, अभी देता हूँ। भीमा ने पाव भाजी खाई और कुछ देर चुप रहा। कैसी लगी भाई? बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो मैंने ऐसी पाव भाजी पहले कभी नहीं खाई। धन्यवाद भाई। मेहनत सफल हो जाए, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं। वीर, तुमने ये बनाना कहाँ से सीखा? बचपन से खाना बनाने का शौक था, बाकी मेहनत करते करते सीख गया। अच्छा, और इस खास स्वाद का राज क्या है? राज? इसमें कोई राज नहीं है भाई। अच्छी चीजें डालो और दिल से काम करो। भीमा समझ गया कि वीर सीधे अपना राज बताने वाला नहीं है। वो वहां से वापस जगत सेठ के पास पहुंच गया। बोलो, पता चला? सेठ जी, वीर ने कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उस छोटी डिब्बी में ही उसके स्वाद का राज है। अच्छा, तो डिब्बी ही उसकी ताकत है। शायद स्वाद पहले जैसा नहीं रहेगा। तो फिर हमें उसकी ताकत ही उससे दूर करनी होगी। सेठ जी, आप क्या करने वाले हैं? मैं उसे सीधे नहीं हराऊंगा। मैं उसके सामने अपनी नई पाव भाजी की दुकान लगाऊंगा। लेकिन उसके स्वाद का मुकाबला कैसे करेंगे? स्वाद से नहीं, पैसों से। मैं पाव भाजी बहुत सस्ती बेचूंगा। मतलब लोग कम दाम की वजह से हमारी दुकान पर आएंगे? बिल्कुल। जब वीर के पास ग्राहक ही नहीं रहेंगे, तब उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगले दिन जगत सेठ ने वीर की रेहड़ी के बिल्कुल सामने एक बड़ी सी पाव भाजी की दुकान खोल दी। उसने दुकान को खूब सजाया और बड़ा सा बोर्ड लगाया। सेठ जी, इतनी बड़ी दुकान खोलने का क्या मकसद है? मकसद सिर्फ एक है भीमा। मैं चाहता हूं कि वीर की छोटी सी रेहड़ी के सामने मेरी दुकान खड़ी हो और लोग खुद समझ जाएं कि पैसा, बड़ी दुकान और सुविधा के सामने उसकी छोटी सी रेहड़ी की क्या औकात है। आज से मैं उसके हर ग्राहक को अपनी तरफ खींचूंगा। जगत सेठ ने ग्राहकों को बुलाना शुरू कर दिया। आइए भाई, वीर की छोटी सी रेहड़ी के पीछे क्यों खड़े हो? यहां बड़ी दुकान है, बैठने की जगह है और पाव भाजी भी सस्ती है। एक बार मेरी पाव भाजी खाओगे तो उस छोटी सी रेहड़ी पर दोबारा जाने का मन नहीं करेगा। सेठ जी, दाम कम है, लेकिन हमें वीर की पाव भाजी का स्वाद ज्यादा पसंद है। स्वाद की बात बाद में करना। आज पैसा बचाओ और मेरी दुकान पर खाओ। देखना, कुछ ही दिनों में तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि किसकी दुकान असली है और कौन बस अपनी छोटी सी रेहड़ी के भरोसे बैठा है। कुछ ग्राहक जगत सेठ की दुकान पर चले गए, लेकिन पाव भाजी खाने के बाद उन्हें वीर जैसा स्वाद नहीं मिला। सेठ जी, पाव भाजी ठीक है, लेकिन वीर के स्वाद जैसी बात नहीं है। तुम लोग भी अजीब हो। मैं इतनी बड़ी दुकान खोलकर इतने कम दाम में खिला रहा हूं, फिर भी उस छोटी सी रेहड़ी को ही याद कर रहे हो। धीरे धीरे ग्राहक जगत सेठ की दुकान से निकलकर वीर की रेहड़ी की तरफ लौटने लगे। रुको, तुम लोग फिर उसी के पास क्यों जा रहे हो? क्योंकि वीर सिर्फ पाव भाजी नहीं बेचता, वो अपने ग्राहकों को अपनापन देता है। ये बात जगत सेठ को अंदर तक चुभ गई।
वो गुस्से में सीधा वीर की रेहड़ी की तरफ बढ़ा। जगत सेठ गुस्से में वीर की रेहड़ी के पास पहुंच गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वीर, तुम बहुत खुश हो रहे हो ना? मैंने तुम्हारे सामने इतनी बड़ी दुकान खोली, फिर भी लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन याद रखो, मेरे पास पैसा है और मैं तुम्हारी रेहड़ी से कहीं ज्यादा बड़ा हूं। सेठ जी, मैं आपसे बड़ा बनने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तो बस अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं। जो लोग मेरे पास आ रहे हैं वो मेरी मेहनत और स्वाद की वजह से आ रहे हैं। मेहनत और स्वाद की बातें मत करो वीर। मेरे पास बड़ी दुकान है, पैसा है और हर सुविधा है, फिर भी लोग तुम्हारी छोटी सी रेहड़ी को क्यों पसंद कर रहे हैं? सेठ जी, बड़ी दुकान ग्राहक को बुला सकती है, लेकिन उसका दिल नहीं जीत सकती। दिल जीतने के लिए पैसा नहीं, अच्छा व्यवहार और भरोसा चाहिए। मैंने अपने ग्राहकों को कभी छोटा नहीं समझा। वीर की बात सुनकर जगत सेठ कुछ पल के लिए चुप रहा, लेकिन उसका गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। तुम मुझे समझा रहे हो कि पैसा सब कुछ नहीं होता। मैंने सालों तक पैसा कमाया है और इसी पैसे से ये सब बनाया है। तुम्हारे पास आखिर है ही क्या? मेरे पास बहुत पैसा नहीं है सेठ जी, लेकिन मेरे पास मेहनत है, ईमानदारी है और अपने सपने हैं। गरीब आदमी के पास पैसा कम हो सकता है, लेकिन उसके सपने कभी छोटे नहीं होते। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने सिर्फ तुम्हारे सामने अपनी दुकान खोली है। अगर लोग मेरी दुकान पर नहीं आ रहे तो इसमें मेरी क्या गलती है? दुकान खोलना गलत नहीं था सेठ जी। गलत था मुझे नीचा दिखाना और मेरी मेहनत को तोड़ने की कोशिश करना। किसी को गिराकर हम खुद कभी सच में ऊपर नहीं उठ सकते। वीर की बातें जगत सेठ के दिल तक पहुंचने लगी। उसका गुस्सा धीरे धीरे शर्मिंदगी में बदल गया। वीर, मुझे माफ कर दो। मैंने पैसों के घमंड में तुम्हारी मेहनत को छोटा समझा। मुझे लगा था कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है। सेठ जी, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती समझ ले उसे माफ कर देना चाहिए। आपने दिल से माफी मांगी है, इसलिए मैंने आपको माफ किया। जगत सेठ ने अपना सिर झुका लिया और धीरे धीरे भीमा के साथ वहां से चला गया। उस दिन के बाद से जगत सेठ ने वीर को कभी परेशान नहीं किया। वीर अपना पाव भाजी का ठेला अच्छे से चलाने लगा। धीरे धीरे उसकी पाव भाजी की पूरे बाजार में पहचान बन गई और लोग दूर दूर से उसकी पाव भाजी खाने आने लगे।